कॉलेज के बाद क्या? इंडिपेंडेंस, प्यार, पैसा। लेकिन अगर जॉब ही ना हो तो? चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे अगर नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? दोस्तों, कभी कभी मुझे लगता है कि भारतीय वोटर दुनिया का सबसे बड़ा आशावादी प्राणी है। मतलब अगर कोई आदमी स्टेज पर आकर बोल दे कि बस मुझे 10 साल दे दो, मैं सब बदल दूंगा, तो हम ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे मोहल्ले का वो अंकल आखिरकार उधार लौटाने वाला हो। और फिर 10 साल बाद पता चलता है कि अंकल तो घर ही बदल चुके हैं। याद है 2014 का चुनाव? टीवी खोलो तो हर तरफ एक ही बात, महंगाई खत्म होगी, अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, गरीब का जीवन आसान होगा। उस समय जो विज्ञापन चलते थे उनमें एक आम परिवार की कहानी दिखाई जाती थी। स्कूटर खड़ा है क्योंकि पेट्रोल महंगा है, बसों में धक्के खा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्च संभालना मुश्किल है। और सवाल पूछा जाता था, ऐसे कैसे चलेगा? उस वक्त लोगों को लगा कि चलो कोई तो है जो कम से कम समस्या की बात कर रहा है। लेकिन आज अगर वही परिवार टाइम मशीन में बैठकर 2026 में आ जाए तो सबसे पहले वो पेट्रोल पंप देखकर बेहोश हो जाएगा। भाई, पेट्रोल के दाम देखकर तो अब बाइक भी स्टार्ट होने से पहले सोचती होगी कि पक्का जाना है क्या। मजेदार बात यह है कि चुनाव से पहले नेताओं के भाषण ऐसे लगते हैं जैसे शादी के पहले लड़के वालों के वादे। हम आपकी बेटी को रानी बनाकर रखेंगे, और कुछ साल बाद बेटी फोन करके बता रही होती है कि गैस सिलेंडर भी खुद भरवाना पड़ रहा है। अब जरा पीछे चलते हैं, 2012 से 13 में नरेंद्र मोदी के भाषण सुनो। कॉन्फिडेंस ऐसा कि सामने वाला सोच ले कि बस अब देश में क्रांति आने ही वाली है, विदेशी बैंकों से पैसा वापस आएगा, देश दुनिया में नंबर 1 बनेगा, रुपया मजबूत होगा, गरीबों का जीवन बदलेगा। और सच कहूं, उस समय अगर कोई न्यूट्रल बंदा भी ये भाषण सुनता तो सोचता कि बंदे में एनर्जी तो है। एक भाषण में तो उन्होंने रुपया गिनने पर सरकार को खूब घेरा था। उन्होंने कहा था कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया गिरता ही चला गया, और क्यों चला गया? उस समय ये सवाल सुनकर लोगों ने खूब तालियां बजाई। लेकिन राजनीति का सबसे मजेदार नियम क्या होता है पता है? जो सवाल आप दूसरों से पूछते हो, एक दिन वही सवाल आपके दरवाजे पर भी आकर घंटी बजा देता है। आज हालत ये है कि देश की स्थिति को लेकर अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टर्स लगातार चर्चा में रहती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग, ग्लोबल पीस इंडेक्स में स्थिति, प्रेस फ्रीडम को लेकर रिपोर्टर्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े, इन सब पर बहस होती रहती है। लेकिन टीवी पर देखोगे तो ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे पूरा ग्रह मंगल से लेकर बृहस्पति तक सिर्फ भारत की तारीफ करने में लगा हुआ है। और मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब टीवी एंकर ऐसे चिल्लाते हैं, पूरी दुनिया भारत की बात सुन रही है। कभी कभी लोग सिर्फ शोर सुन रहे होते हैं, ध्यान नहीं। यही सवाल इस वीडियो का है। क्या सच में दुनिया वैसी ही तस्वीर देख रही है जैसी हमें दिखाई जा रही है? क्या पिछले 10 से 12 सालों में जो वादे किए गए थे उनका परिणाम वैसा ही निकला जैसा बताया गया था? और सबसे जरूरी बात, क्या जनता के असली मुद्दे महंगाई, शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर आज पहले से बेहतर हुए हैं या नहीं? आज भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। अब सुनने में लाइन बहुत शानदार लगती है, बैकग्राउंड में देशभक्ति वाला म्यूजिक लगा दो, कैमरा स्लो मोशन में घुमा दो और फिर कोई एंकर 120 डेसिबल की आवाज में चिल्ला दे, विश्व गुरु विश्व गुरु। बस माहौल तैयार। टीवी पर आपको बताया जाएगा कि भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भारत और उसके नेतृत्व को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं भी होती रहती हैं। कई बार आलोचना होती है, कई बार मजाक बनता है और कई बार ऐसे बयान सामने आते हैं जो देश के लोगों को पसंद नहीं आते। यही वो हिस्सा है जो टीवी डिबेट्स में अक्सर गायब हो जाता है। सोचो, अगर आपका दोस्त हर रोज आपको बताए कि पूरी क्लास उसे सबसे ज्यादा पसंद करती है और अगले दिन पता चले कि क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में उसी के मीम्स घूम रहे हैं, तो कम से कम एक बार तो आप पूछोगे, भाई असली रिपोर्ट कार्ड कौन सा है?
यही चीज राजनीति में भी लागू होती है। एक तरफ देश के अंदर लगातार ये नैरेटिव बनाया गया कि भारत की वैश्विक ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार ऐसे मौके भी आए जब भारत को लेकर सवाल उठे, आलोचनाएं हुई और कुछ विदेशी पत्रकारों ने तीखे कमेंट भी किए। अब यहाँ एक मजेदार बात नोटिस करना, जब कोई विदेशी नेता भारत की तारीफ करे तो टीवी पर 3 दिन तक ब्रेकिंग न्यूज चलती है, लेकिन अगर कोई सवाल पूछ दे तो अचानक सब लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे स्कूल में प्रिंसिपल आते ही पीछे बैठा शरारती बच्चा। और भाई, विदेशी पत्रकार भी बड़े खतरनाक होते हैं। हमारे यहाँ कुछ इंटरव्यू ऐसे होते हैं जिनमें सवाल से ज्यादा तारीफ होती है। सर, आप थकते क्यों नहीं हैं? सर, आपकी ऊर्जा का राज क्या है? सर, आप इतने महान कैसे हैं? मतलब इंटरव्यू कम, शादी में फूफा जी की ओवर एक्टिंग ज्यादा लगती है। लेकिन दुनिया के कई देशों में पत्रकार सीधे मुद्दे पर आते हैं। महंगाई पर सवाल, विदेश नीति पर सवाल, मानवाधिकार पर सवाल, प्रेस की आजादी पर सवाल। और यही वजह है कि जब किसी नेता को बिना तैयारी के पत्रकारों का सामना करना पड़ता है तब असली टेस्ट शुरू होता है। वैसे टेलीप्रॉम्प्टर वाली बहस भी काफी चर्चा में रही है। अब मैं साफ बोलूं तो टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल करना कोई अपराध नहीं है। दुनिया के लगभग सभी बड़े नेता इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब आपके समर्थक आपको ऐसा दिखाने लगे जैसे आप बिना तैयारी के भी 24 घंटे ज्ञान की गंगा बहा सकते हो। फिर जब टेलीप्रॉम्प्टर दिख जाता है तो वही लोग ऐसे चौंक जाते हैं जैसे बच्चे को पता चले कि स्कूल का टॉपर भी ट्यूशन जाता है। यार, इंसान है, गूगल ड्राइव नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक और सवाल उठता है, अगर कोई नेता सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी खुले सवाल जवाब से बचता दिखाई दे तो लोगों के मन में जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई एहसान नहीं होता, वो जनता के प्रति जवाबदेही का हिस्सा होती है। और यहीं से बहस शुरू होती है कि क्या देश में सवाल पूछने की संस्कृति मजबूत हुई है या कमजोर? क्या आलोचना को लोकतंत्र का हिस्सा माना जा रहा है या दुश्मनी का? और सबसे बड़ी बात, क्या देश की इमेज सिर्फ बड़े बड़े भाषणों से बनती है या फिर उन सवालों से भी जो जनता रोज अपने जीवन में झेल रही है? क्योंकि आखिरकार दुनिया को प्रभावित करने से पहले अपने ही देश के लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है। आम आदमी की जिंदगी बहुत सिंपल होती है। उसे सुबह उठकर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स नहीं सोचनी होती, उसे ये सोचना होता है कि महीने के आखिर तक सैलरी बचेगी या नहीं, गैस सिलेंडर भरवाना है, बच्चों की फीस देनी है, घर का राशन लाना है, और ऊपर से अगर स्कूटर खराब हो गया तो अलग से दर्द। लेकिन राजनीति का कमाल देखो, जब चुनाव आते हैं तो ऐसा लगता है कि देश की सबसे बड़ी समस्या कोई ऐतिहासिक युद्ध है जो 500 साल पहले हुआ था। और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो जनता को याद आता है कि भाई, मेरा बिजली का बिल तो अभी भी आया हुआ है। यही वजह है कि महंगाई हमेशा सबसे बड़ा मुद्दा होती है। मजेदार बात यह है कि विपक्ष में रहते हुए लगभग हर नेता महंगाई पर सबसे ज्यादा भाषण देता है। ऐसा जोश होता है कि लगता है कि सत्ता मिलते ही पेट्रोल मुफ्त कर देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वही नेता महंगाई पर ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे परिवार की शादी में वो रिश्तेदार जो लिफाफा देना भूल गया हो। अब जरा सोचिए, एक समय था जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर लगातार राजनीति बहस होती थी। हर बढ़ते हुए दाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, भाषण होते थे, विरोध प्रदर्शन होते थे। आज भी कीमतें लोगों की जेब पर असर डालती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब बहस कम दिखाई देती है। और ये सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है, गैस सिलेंडर, दवाइयाँ, रोजमर्रा का सामान, बच्चों की पढ़ाई, हर तरफ खर्च बढ़ता हुआ महसूस होता है। कई परिवार की हालत ऐसी हो गई है कि महीने की शुरुआत में बजट बनाते हैं और महीने के बीच में बजट उन्हें छोड़कर भाग जाता है। मिडिल क्लास की जिंदगी अब किसी वेब सीरीज से कम नहीं लगती। पहले EMI आती है, फिर बिजली का बिल आता है, फिर स्कूल की फीस आती है, फिर कोई मेडिकल खर्च आ जाता है और महीने के आखिर में बैंक अकाउंट पूछता है, भाई मैं यहाँ मेहमान हूँ क्या? लेकिन असली चिंता सिर्फ महंगाई नहीं है, उससे भी बड़ी चिंता है रोजगार। क्योंकि महंगाई तब और खतरनाक लगती है जब आय उतनी गति से ना बढ़े। सोचिए, एक छात्र सालों तक मेहनत करता है, कोचिंग, फॉर्म फीस, किराया, पुस्तकें, फिर परीक्षा आती है और उसके बाद खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। अब उस छात्र पर क्या गुजरती होगी जिसने रातों की नींद छोड़ी हो, परिवार ने पैसे खर्च किए हो, उम्मीदें लगाई हो और फिर पूरा सिस्टम ही फेल हो जाए। ये सिर्फ एक परीक्षा की समस्या नहीं होती, ये भरोसे की समस्या बन जाती है। यही वजह है कि जब पेपर लीक, भर्ती घोटाले या भर्ती में देरी जैसी खबरें आती हैं तो युवाओं में गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि उनके लिए ये कोई टीवी डिबेट नहीं है, ये उनका भविष्य है। और सबसे दुखद बात यह है कि जब युवा रोजगार मांगता है तो कई बार उसे राजनीतिक चश्मे में देखा जाने लगता है। अरे भाई, नौकरी मांगना कोई विपक्षी एजेंडा नहीं होता, नौकरी मांगना तो एक नागरिक का अधिकार है।
लेकिन चुनावी भाषणों में इन मुद्दों की जगह अक्सर भावनात्मक मुद्दे ज्यादा दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि भावनाएं वोट जल्दी दिलाती हैं और सुधार करने में मेहनत लगती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। जनता को बार बार ये तय करना पड़ता है कि उसे भाषण सुनना है या परिणाम देखना है, क्योंकि आखिर में टीवी की बहस नहीं, घर का बजट तय करता है कि विकास महसूस हो रहा है या नहीं। अगर न्यूज चैनल पर दिन भर पानी की समस्या, शिक्षा, अस्पताल, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही है तो समझ जाओ कि देश अपने असली मुद्दों पर बात कर रहा है। लेकिन अगर न्यूज चैनल पर सुबह से रात तक यही चल रहा है कि किस नेता ने किसको क्या बोला, किसने किसको घूर कर देखा, किसने किसको ट्विटर पर जवाब दिया, तो समझ जाओ कि जनता का टाइम पास चल रहा है। आज हालत ये हो गई है कि कई बार असली मुद्दे बैकग्राउंड में चले जाते हैं और ड्रामा फ्रंट कैमरे पर आ जाता है। कहीं लोग पानी के लिए परेशान हैं, कहीं स्कूलों में सुविधाओं की कमी की बात होती है, कहीं युवाओं को नौकरी का इंतजार है, कहीं किसान अपनी समस्या बता रहे हैं। लेकिन टीवी पर बहस ऐसे चलती है जैसे देश की सबसे बड़ी समस्या किसी नेता की सेल्फी हो। सबसे मजेदार चीज है अंधभक्ति। और ध्यान रहे, अंधभक्ति किसी एक पार्टी के समर्थकों तक सीमित नहीं होती, हर पार्टी में मिल जाती है। ये वो लोग होते हैं जो अपने पसंदीदा नेता की हर बात को सही साबित करने के लिए ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि न्यूटन भी गुरुत्वाकर्षण का नियम वापस ले ले। अगर सड़क टूट गई तो पिछली सरकार जिम्मेदार, अगर नौकरी नहीं मिल रही तो पिछली सरकार जिम्मेदार, अगर इंटरव्यू स्लो है तो पिछली सरकार जिम्मेदार, अगर सुबह चाय ठंडी हो गई तो शायद उसमें भी किसी पुरानी सरकार का हाथ निकल जाए। लेकिन लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। लोकतंत्र में सवाल पूछना पड़ता है और सवाल उस व्यक्ति से पूछा जाता है जिसके हाथ में जिम्मेदारी होती है। अगर केंद्र में सरकार किसी पार्टी की है तो सवाल उसी से होंगे। ये कोई नफरत नहीं है, ये लोकतंत्र का बेसिक नियम है। समस्या तब शुरू होती है जब लोग सरकार और देश को एक ही चीज समझने लगते हैं। भाई, सरकार और देश अलग अलग चीजें हैं। सरकार बदलती रहती है, देश हमेशा रहता है। सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना नहीं होता, बल्कि कई बार देश को बेहतर बनाने की कोशिश होती है। सोचिए, अगर घर में पानी की पाइप टूट जाए और आप पिताजी को बताओ कि पाइप खराब है, तो क्या आप घर के दुश्मन बन गए? नहीं ना, आप तो घर बचाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक उसी तरह लोकतंत्र में सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता, बल्कि नागरिक की जिम्मेदारी होती है। और यही चीज शायद हमें सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कोई भी सरकार हमेशा सत्ता में नहीं रहती। आज कोई है, कल कोई और होगा, लेकिन देश हम सबका रहेगा। इसलिए किसी भी नेता को भगवान बनाना खतरनाक है, क्योंकि भगवान से सवाल नहीं पूछे जाते और लोकतंत्र सवालों पर ही जिंदा रहता है। अगर जनता सवाल पूछना बंद कर दे, मीडिया सवाल पूछना बंद कर दे और नेता जवाब देना बंद कर दे, तो फिर लोकतंत्र सिर्फ चुनावों का नाम बनकर रह जाता है। तो इस वीडियो का निष्कर्ष बहुत सीधा है। किसी भी पार्टी को आंख बंद करके सपोर्ट मत करो, किसी भी नेता को आखिरी सच मत मानो। डेटा देखो, तथ्य देखो, अपने आसपास की जिंदगी देखो, अपने घर का बजट देखो, अपने शहर की सड़कें देखो, अपने बच्चों की शिक्षा देखो और फिर फैसला करो कि हालात बेहतर हुए हैं या नहीं। क्योंकि आखिर में टीवी स्टूडियो की बहस आपकी जिंदगी नहीं बदलती, आपकी जिंदगी बदलती है सही नीतियों से, जवाबदेही से और जागरूक नागरिकों से। इसलिए अगली बार जब कोई नेता वोट मांगने आए तो तालियां बजाने से पहले सवाल जरूर पूछना, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ताकतवर कुर्सी प्रधानमंत्री की नहीं होती, सबसे ताकतवर ताकत जनता का वोट और जनता का सवाल होता है। और याद रखिए, नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पार्टियां बनेगी, टूटेगी, नारे बदलेंगे, लेकिन अगर जनता जागरूक रही तो देश हमेशा आगे बढ़ेगा। उसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।